हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। क्या हालचाल है आपके? बढ़िया हैं, जोश में हैं। तो भाई आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो है हाउ टू पास कंपार्टमेंट। देखो, मुझे ये पता है कि रिजल्ट आ चुके हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए नहीं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में वो रह गए हैं। तो भाई देखिए मैं किसी को इस पर्टिकुलर पार्ट पे ब्लेम नहीं करूंगा, ये नहीं कहूंगा कि भाई आपने ये गलती की है, ठीक है, हमने पढ़ाई नहीं करी, कहीं ना कहीं लैग हुआ होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है सबने नहीं की थी। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कोई बीमार हो गया, किसी घर पे कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ भी वजह हो सकती है। मैं किसी को फिर से कर रहा हूं ब्लेम नहीं करूंगा इस चीज पे कि आपकी कंपार्टमेंट आई तो क्यों आई, कैसे आई, चलो ठीक है आ गई, सो हो जो हुआ सो हो गया। लेकिन अब बात होती है कि हम उसको ओवरकम कैसे करें। ये जो एक दो सब्जेक्ट हमारे पास थे जिसमें हम रह गए हैं, इनको ओवरकम कैसे करें, ठीक है। तो भाई ये एक ऐसी चीज है जो शायद कुछ बच्चों को रिक्वायर्ड होगी और ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो कंपार्टमेंट के बारे में लेकिन बेसिक सी बातें जो पहले जानना जरूरी है, जो बच्चों के सवाल आए हैं हमारे पास, मैं उन्हीं सवालों को यहां पे लेके आया हूं अपने पास और मैं उन्हीं सवालों का जवाब आपको देता रहूंगा। ये कुछ सवाल हैं जो बच्चों ने पूछे कि सर हमारी कंपार्टमेंट आ गई है सब्जेक्ट में, हम क्या करें अब, है ना, हम कैसे इसको फिल करेंगे एग्जाम के लिए, और क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम कब तक होगा, उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये सारे सवाल बारी बारी से मैं आपको इसके जवाब दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे कि कंपार्टमेंट का एग्जाम जब आप दोबारा दोगे तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर करोगे। देखो, कंपार्टमेंट आ गई है, कोई बात नहीं, आ गई सो आ गई। आप इस बार अच्छा कीजिए जिससे कि अब अगली बार जब आप इसका एग्जाम फिर से देंगे, कंपार्टमेंट का जो एग्जाम आप देंगे वो बहुत अच्छा जाएगा और डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। इंप्रूवमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। इंप्रूवमेंट बेसिकली उन बच्चों के लिए होता है जो जिनको लगता है कि नहीं यार मेरे नंबर कम आए हैं और मैं इससे बेहतर और स्कोर कर सकता था, तो वो बच्चे फिर इंप्रूवमेंट के एग्जाम देते हैं, ठीक है। कंपार्टमेंट उन बच्चों के लिए रहेगा बेसिकली जो नहीं कर पाए उस पार्ट को सॉल्व, उस पार्ट पे नहीं हो पाए पूरा स्टैंड, तो उनके लिए कंपार्टमेंट है। और जो बच्चे पास हो गए लेकिन उनको लग रहा है कि मेरे नंबर थोड़े से कम हैं, मैं इससे ज्यादा बेहतर कर सकता था, मैं इससे ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकता था, उन बच्चों के लिए इंप्रूवमेंट होता है। पहला मुद्दा जो होगा वो कंपार्टमेंट का होगा, जो मैं उन सारे बच्चों को कंसीडर करूंगा इसमें जिनकी अनफॉर्चुनेटली कंपार्टमेंट आई है। तो बेटा जी आप चिंता मत कीजिए, हम अवेलेबल हैं उसके लिए और ऑल टाइम मैं आपको बस यही कहूंगा कि आपकी जो भी परेशानी है वो हमारी परेशानी है और मैं आपके साथ ऑल टाइम अवेलेबल उसमें, ठीक है। तो बेटा जी सबसे पहला सवाल जो बच्चों का यहां पे आया था कि सर ये जो कंपार्टमेंट एग्जाम होगा ये कब तक होता है। सो जब आपका रिजल्ट आया है उससे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के बाद आपका ये कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है। ऑलमोस्ट लगभग ये अप्रोक्सीमेटली जुलाई में मान सकते हो आप लोग कि आपका ये कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके रिजल्ट डेट से कंपार्टमेंट डेट तक यू हैव ऑलमोस्ट 1.5 मंथ आपके पास अवेलेबल होता है, जिसमें कि आपको जो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट जिसमें कंपार्टमेंट आई है आपको उसमें स्कोर करना है, ठीक है। तो एक सफिशिएंट टाइम मैं सोचता हूं कि आपके पास अवेलेबल है जिस टाइम में आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अच्छे से अपने एफर्ट्स दे सकते हैं, क्योंकि देखिए सारे सब्जेक्ट्स में तो नहीं होता है, ठीक है। हाँ, किसी बच्चे का अगर ऐसा हो गया कि सर 3-4 सब्जेक्ट्स में हो गया, लेकिन ठीक है वहां पे मैं समझता हूं, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस होते हैं बेटा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ बच्चों के एक सब्जेक्ट में रहती है, कुछ बच्चों के 2 सब्जेक्ट में रहती है। सो 1 या 2 सब्जेक्ट जो है 1-1.5 महीने के समय में हम आराम से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा कि आप अपने कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। इसके बाद बेटा दूसरा सवाल जो आता है वो ये आता है कि सर इसका जो सिलेबस रहेगा, क्या वो सिलेबस कुछ डिफरेंट होता है, क्या कुछ पार्ट कम कर दिया जाता है या कुछ कैसा रहेगा। तो बेटा आपको बता दूं, सिलेबस जो रहेगा सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो सिलेबस आपके मेन एग्जाम में आ रहा था, अगर आपकी कंपार्टमेंट आती है तो सेम सिलेबस आपको कंपार्टमेंट के एग्जाम में भी मिलेगा। तो आपको सेम सिलेबस पे ही फोकस करना है, सेम सिलेबस की ही स्टडी करनी है। कुछ ऐसा मत सोचना कि सर कंपार्टमेंट वालों को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा क्या सर, उनके लिए कुछ सिलेबस कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। इसके अलावा कंपार्टमेंट एग्जाम के जो पूरा प्रोसेस होता है वो कैसा रहेगा, उसके लिए आप सिंपल से रहिए बेटा, सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.gov.in, इस पे जाइए, यहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा काम आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता हूं कि आपका ये मेहनत है कि आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट रखना पड़ेगा,
ठीक है। ऑल्दो हम लोग भी है भाई, जैसे ही जो भी अपडेट होगा मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन एक आपकी तरफ से भी एफर्ट होना चाहिए कि आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे चेक करते रहिए कब उन्होंने जो कंपार्टमेंट एग्जाम है उसका कोई लिंक अपडेट किया है कि नहीं किया है। जैसे वहां पे आता है तो वहां पे ही आपको एक फॉर्म भी मिल जाएगा उसको फिलअप करने का, ठीक है। तो आप वहां से उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहां पे उसकी कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस होता है बेटा, ठीक है, फ्री में नहीं होगा, कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ फी होती है जो आपको देनी पड़ती है, ज्यादा नहीं होगा, 300-400 रुपए कुछ होगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा प्लीज इसको। बट यस, ये सर्टेन अमाउंट ऑफ फी वगैरह आप सारा उस पूरे प्रोसेस के दौरान फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो वहां से आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे पाएंगे। एनी हाउ आप मिस कर गए, आपने ध्यान नहीं दिया सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यही कंपार्टमेंट के एग्जाम आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। सो बेसिकली वहां पे गैप आ जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी बच्चे का वो गैप आए। सो जस्ट मेक श्योर बेटा, एक तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पे मैं आपको सारे अपडेट दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, सो दैट जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहला नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा खुद की तरफ से भी आप अपडेटेड रहिए, खुद की तरफ से भी आप सीबीएसई की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे अपडेटेड रहिए। जैसे ही वहां पे फॉर्म आता है कंपार्टमेंट एग्जाम का, आप प्लीज उस फॉर्म को फिल कीजिए, फीस वगैरह डिपॉजिट करके उसको सिक्योर कर दीजिए कि हाँ भाई इसी साल मुझे एग्जाम देना है, ठीक है। कोई गैप हम कंसीडर नहीं करना चाहते उस केस में। ऑलराइट, ठीक है बेटा। इसके बाद जो अगला सवाल है, ये देखो, ये बेसिकली वो सवाल हैं जो बच्चों से हमसे पूछे हुए हैं। सब पेपर का पैटर्न क्या कुछ अलग रहेगा क्या, कंपार्टमेंट के लिए कुछ अलग टाइप का पेपर आता है क्या, कि वही जो पेपर हमारा मेन एग्जाम में हुआ था वैसा ही पेपर कंपार्टमेंट में आता है। पहली चीज तो जो पेपर मेन एग्जाम में होता है सेम का सेम पेपर तो नहीं आएगा, ये मत सोचना। हाँ, क्वेश्चंस अलग होंगे बट द पैटर्न विल बी सेम, ठीक है। सो यहां पे ये मत सोचिएगा कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन पेपर उठ के फिर से कंपार्टमेंट एग्जाम में आ जाता है, ऐसा नहीं होता बेटा। जब आप कंपार्टमेंट के एग्जाम दोगे वहां पे पेपर कुछ और होगा, बट द पैटर्न ऑफ द पेपर विल बी सेम। जैसा कि आपके पास वहां पे होता था एमसीक्यू 1 नंबर का आता था, 2 नंबर के सवाल, 3 नंबर के सवाल, 5 नंबर के सवाल, ऐसे ही यहां पे भी होगा बेटा, ऐसे ही इसी फॉर्मेट में पेपर आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद बेटा जी अगला सवाल जो आता है कि सर यहां पे जो कंपार्टमेंट का जो एग्जाम होता है क्या वो डिफिकल्ट होगा, क्या वो इजी होगा, या फिर वो हमारे जो मेन एग्जाम था उसी लेवल का होगा। तो बेटा जी मैं आपको ये बता दूं कि जब आप कंपार्टमेंट के एग्जाम देते हो तो डिफिकल्ट तो नहीं होगा वो, बट जो आपका एग्जाम हुआ था, मेन एग्जाम हुआ था, लेवल उतना ही रहेगा या फिर उससे थोड़ा सा कम हो सकता है, बट ज्यादा नहीं होगा। डिफिकल्टी लेवल ऐसा मत सोचना कि कंपार्टमेंट के एग्जाम बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी कंपार्टमेंट दे रहे हो, सामने वाला समझता है थोड़ी चीजें, तो वो कंपैरेटिवली आपको पेपर का लेवल उतना ही रखेगा जितना मेन एग्जाम का था, उससे टफ नहीं कर सकते उसको, ठीक है बेटा। सो लेवल की कभी चिंता मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर लेवल टफ आएगा तो फिर हम कैसे पास करेंगे, ऑलरेडी एक बार तो कंपार्टमेंट लग गई है, ऊपर से जब कंपार्टमेंट के एग्जाम देने के वहां पे टफ पेपर आ गया तो हम और क्या करेंगे फिर। तो ऐसा नहीं होगा, टफ पेपर नहीं मिलेगा आपको, उतने लेवल का मिलेगा या फिर उससे कम लेवल का मिल सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और सवाल जो ये हमारे पास होता है कि सर कंपार्टमेंट एग्जाम जो होगा इसका पेपर चेकिंग किस टाइप से रहता है, कि सर पेपर चेकिंग बहुत टफ हो जाएगी, पेपर चेकिंग इजी रहेगी, या पेपर चेकिंग कैसे मतलब सेम लेवल पे रखते हैं, कि क्या करेंगे इस केस में। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि यहाँ पे जो पेपर का चेकिंग लेवल होगा वो बिल्कुल सिंपल होगा आपके लिए, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत टफ मार्किंग आपकी की जाए उस केस में। जैसा आपका मेन एग्जाम में था ना बेटा, ऑलमोस्ट वैसी ही चीजें कंपार्टमेंट के एग्जाम में भी चलती है, कोई खास डिफरेंस नहीं रखते हैं। अगर डिफरेंस आता भी है तो मैं ये कहूंगा कि आपके मेन एग्जाम से थोड़ा सा चीजें कम ही होती है यहाँ पे, तो मेन एग्जाम से जो लेवल था उससे थोड़ा सा कम मान लीजिए, बट ज्यादा नहीं हो सकता है। ऑलमोस्ट मैं तो ये कहता हूं कि आपका कंपार्टमेंट का जो एग्जाम होगा उसका लेवल आपके जो मेन एग्जाम हुआ था उससे ऑलमोस्ट बराबर ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगा। आप ये सोचिए मत कि आप कंपार्टमेंट के एग्जाम दे रहे हो, आप बस अपने मेन एग्जाम की तरह ही इसको कंसीडर कीजिए। मेन एग्जाम के लिए आप जैसे एफर्ट करते हैं उसी तरीके से एफर्ट यहां के लिए भी कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आई थिंक सबकी क्लियर हुई है। और इसका रिजल्ट कब तक आता है सर, तो बेटा जी इसका रिजल्ट आता है अगस्त तक आपको आ जाएगा, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट 1 महीने का समय होता है, और इस 1 महीने के समय में आपका ये जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है पूरा वो कर देते हैं, क्योंकि सारे बच्चों का कंपार्टमेंट नहीं होता, बहुत कुछ बच्चे होते हैं जिनका कंपार्टमेंट आती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपार्टमेंट का एग्जाम देते भी है। तो यहां पे कंपैरेटिवली जो पहले टाइम लगता था रिजल्ट आने में, उसके रेस्पेक्ट में कम समय लगेगा, 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा कंपार्टमेंट का, ठीक है बेटा।
तो ये कुछ सवाल थे जो बच्चों के आ रहे थे। इसके अलावा एक और सवाल जो बच्चे अक्सर पूछते हैं, क्या सर अगर मैं कंपार्टमेंट एग्जाम में भी फेल हो गया फिर क्या करेंगे? तो बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम में फेल हो जाते हैं किसी भी वजह से, कोई भी कंडीशन रही हो, आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की हो या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम के समय भी आपकी तबीयत खराब हो गई हो, कुछ भी हुआ हो बेटा, देखिए बहुत सारे सर्टेन रीजंस होते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं किसी को शौक नहीं होता फेल होने का, कोई अगर फेल हो रहा है तो कोई वजह होती है उसके पीछे, तो कोई भी XYZ वजह हो सकती है। और एनी हाउ अगर अनफॉर्चुनेटली आप कंपार्टमेंट एग्जाम में भी फेल हो जाते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर फिर से कंपार्टमेंट के एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे इनकेस अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम में भी फिर से फेल हो जाते हो तो आप नेक्स्ट ईयर आइए और नेक्स्ट ईयर फिर से आप कंपार्टमेंट के एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए भाई, अब यहां पे इंप्रूवमेंट की मैं थोड़ी सी बात कर लूं बेटा। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम उन बच्चों के लिए हैं जो सिर्फ अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आप फेल हो चुके हैं तो आप इंप्रूवमेंट नहीं, आपको कंपार्टमेंट ही देनी पड़ेगी। इंप्रूवमेंट के एग्जाम आप तभी दे सकते हैं जब आप पास हुए हैं लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने मार्क्स से, ठीक है। तो उस केस में आप इंप्रूवमेंट के एग्जाम दे सकते हो। सेम चीजें मैं बता देता हूं आप लोगों को बेटा, इंप्रूवमेंट के लिए भी आपको CBSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके अपडेट रखना पड़ेगा। वहां पे आपको जो भी अपडेट होंगे वो मिल जाएंगे, उसी तरीके से आप पेपर फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये सारे प्रोसेस आप कंडक्ट कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। लेवल विल बी अगेन सेम, मैं नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, आपको सेम लेवल की चीजें मिलेगी। आप अगर अच्छा जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में, अगर आपको सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है तो डेफिनेटली आप इंप्रूवमेंट में अपने स्कोर और इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब वही बात रहती है कि सर ये जो मैं कंपार्टमेंट का एग्जाम देता हूं, क्या इससे मेरे फ्यूचर पे कोई फर्क पड़ता है? क्या इन फ्यूचर क्या होगा कि सर अगर मैं फेल हुआ हूं किसी सब्जेक्ट में और मेरे कंपार्टमेंट आई है किसी सब्जेक्ट में, तो क्या मेरे मार्कशीट में कहीं लिखा आएगा कि कंपार्टमेंट है इस बच्चे की? क्या कहीं पे मेंशन होगा कि ये बच्चा भाई फेल हो गया था, है? तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कंपार्टमेंट के एग्जाम देते हो और आपने पास कर लिया है कंपार्टमेंट का एग्जाम, सो आपकी एक नई मार्कशीट बन के आएगी जिसमें आपके सारे मार्क्स फिर से लिखे हुए होंगे, अपडेटेड वाले, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स की ही चलो मैं बात कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, मान लो ऐसा नहीं होगा पर कभी भी, लेकिन जस्ट थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि फिजिक्स में बाय चांस एनी हाउ गलती से भूले भटके से कंपार्टमेंट आ गई, आपने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया तो एक नई मार्कशीट आएगी जिसमें कि फिजिक्स के मार्क्स अपडेटेड होंगे और बाकी जो आपके मार्क्स थे वो सब वैसे के वैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो जिस भी सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट एग्जाम दोगे उस सब्जेक्ट का मार्क्स अपडेट होगे, आपको एक नई मार्कशीट मिल जाएगी और उस मार्कशीट पे कहीं पे भी नहीं लिखा होगा ऐसा बात कि ये कंपार्टमेंट की है किसी चीज की। तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कभी भी आपके किसी को भी आप नहीं पता चलेगा इस चीज के बारे में। इन फ्यूचर कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई तुम्हारी कंपार्टमेंट आ गई है, आगे जाके कंपनी में जब जॉब करने जाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी, जॉब ढूंढने में दिक्कत। ऐसा नहीं होगा बेटा, आपके मार्कशीट पे कहीं पे मेंशन नहीं होगा कि आपकी कंपार्टमेंट आई है। आप एग्जाम दीजिए, आप उसको एकदम फोड़ दीजिए, क्वालिफाई कर दीजिए और उसके बाद आपको एक नई मार्कशीट मिल जाएगी। उस मार्कशीट पे कहीं नहीं लिखा होगा और किसी थर्ड पर्सन को कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि आपकी कंपार्टमेंट आई थी, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आप इस चीज के लिए बिल्कुल भी घबराइएगा मत। लेकिन हाँ, अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हो तो वहां पे बेटा एक नई मार्कशीट आती है जिसमें कि जिस सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट आपने दिया था उसी के बारे में मेंशन किया होता है, सो दैट वहां पे लिखा होता है, ठीक है। जो मार्कशीट आती है उस पर लिखा होता है कि भाई इन्होंने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया था और वहां पे ये चीज मेंशन होती है। सो कंपार्टमेंट के लिए तो बेटा ऐसी चीजें नहीं होंगी, लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट एग्जाम अगर आप देते हो तो उसकी मार्कशीट आती है जिसमें कि ये लिखा होता है, सिर्फ उसी सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे, उसमें जिस सब्जेक्ट में आपने इंप्रूवमेंट डाली है सिर्फ उसी सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे और वहां पे लिखा होता है कि भाई ये इंप्रूवमेंट था तो इंप्रूव होकर इसके मार्क्स इतने हो चुके हैं, ठीक है। सो इनकेस कंपार्टमेंट का अगर आप कोई भी पार्ट कंसीडर करते हैं तो कंपार्टमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट में आपकी मार्कशीट मेंशन की होगी, ठीक है। अब बेटा मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि आपको CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पे जाना है, वहां पे पूरा पूरा अपडेट रखना है। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है प्लीज उसको फॉलो अप कीजिए, उसको देखिए। बाकी मैं भी हूं अवेलेबल यहाँ पे, कोई भी दिक्कत आती है आप हमसे कोऑर्डिनेट कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स से कोऑर्डिनेट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेशंस होंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे बेटा मैं आपको टाइम टू टाइम सारे के सारे अपडेट्स प्रोवाइड कराता रहूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो वो सवाल थे जो बच्चों के हमारे पास आए थे कि सर मेरे ऐसे कंपार्टमेंट आ गए तो अब हम क्या करें। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है, पैटर्न वगैरह सब बता चुका हूं आप। अच्छा हाँ, एक और चीज, बाय चांस आपको लगता है कि सर हमने कंपार्टमेंट के एग्जाम दिया, तो कंपार्टमेंट के एग्जाम के बाद आप इसका इंप्रूवमेंट भी दे सकते हो। फिर आपने कंपार्टमेंट के एग्जाम दिया, आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट चाहिए मुझे, तो आप दे सकते हो इसमें भी, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आप इंप्रूवमेंट वाली बात
इतनी ज्यादा कंसिडरेबल नहीं होनी चाहिए। जस्ट मैं कहता हूं कि कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हो सो ऐसा एग्जाम दो कि उसमें इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश ही ना रहे। अब बात ये आती है बेटा कि जो कंपार्टमेंट के एग्जाम देंगे, मैं उस एग्जाम को किस तरीके से लिखूं, किस पैटर्न से लिखूं, क्या हमारा एक तरीका होना चाहिए एग्जाम को देने का जिससे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। ठीक है, तो उसके लिए बेटा कुछ पॉइंट्स है मेरे पास जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, और उन सारे बच्चों की जो समस्याएं थी वो इन सारे पॉइंट्स से क्लियर हो जाएगी। एक ये पॉइंट्स को फॉलो कीजिए तो डेफिनेटली आप, भले मैं तो चलो कंपार्टमेंट एग्जाम की बता रहा हूं, लेकिन इन फ्यूचर जो आपके मेन रेगुलर एग्जाम्स होंगे उनमें भी अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपकी कभी कंपार्टमेंट नहीं आएगी बेटा, आपको यहां तक आने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो वो पॉइंट्स क्या होंगे बेटा। सबसे पहला होता है एक माइंडसेट, क्योंकि जब भी कोई बच्चा कंपार्टमेंट के एग्जाम देने जाता है वो एक माइंडसेट लेके चलता है कि यार मुझे कुछ नहीं, मुझे तो बस पास होना है, मैं बस इतने नंबर ले आऊंगा, मेरे स्कूल वालों ने मुझे इतने नंबर दे रखे हैं। क्योंकि देखिए इंटरनल से यानी कि जो स्कूल की तरफ से आपको नंबर मिलते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, वो तो उतने ही रहेंगे, बट जो एग्जाम में आप नंबर स्कोर करते हो वो वाली बात मैटर करती है। तो कुछ बच्चे क्या है कैलकुलेशन लगाते हैं, यहाँ पे बैठ के कैलकुलेशन लगाते हैं, यार सर स्कूल से तो 15 नंबर मुझे मिल गए थे और मैं एक काम करता हूँ यहाँ से 22-20 एक नंबर ले आता हूँ, मैं पास हो जाऊंगा। तो 20-22 नंबर लाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, खुश हो जाएंगे उसमें। बेटा जी मैं बस इतना सा कहना चाहूंगा आप लोगों से कि पहली चीज तो आप ये हटा दीजिए कि मैं इतने नंबर लाऊंगा, 25 नंबर लाऊंगा, 30 नंबर लाऊंगा तो मैं जस्ट पास हो जाऊंगा, मुझे तो पास होना है। ये माइंडसेट चेंज कीजिए। बहुत से बच्चों का कंपार्टमेंट एग्जाम देते समय यही माइंडसेट होता है और इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। आप ये सोचिए ना कि यार मुझे एक दोबारा मौका मिला है, मुझे दोबारा मौका मिला है कि मैं इस एग्जाम को बहुत अच्छे से लिखूं, बहुत अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करूं, सो दैट मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे और ये ज्यादा नंबर आपकी ओवरऑल परसेंटेज पे भी इफेक्ट करेंगे बेटा, उसको भी इंप्रूव करेंगे ये। तो जब भी आप कंपार्टमेंट का, अगर बाय चांस आपकी कंपार्टमेंट आ गई है तो एक तरीके से एक मानिए कि आपको एक और मौका मिला है अपने मार्क्स को, अपने स्कोर को इंप्रूव करने का। तो भाई यहां पे आप ये जो सोचते हो ना बस पास करना है, इसको हटाओ यार, नहीं पास नहीं करना, मुझे तो फोड़ना है एग्जाम, मैं फोड़ना चाहता हूं, मुझे फिर से मौका मिला है उस एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या 2 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, मुझे 1 से 1.5 महीना मिला है फिर से। सो 1 से 1.5 महीना कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो क्या उसका एग्जाम लिखते समय आप सिर्फ पास होना चाहोगे या फोड़ना चाहोगे? भाई तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मैं तो फोड़ना चाहता उसको, क्योंकि पहले तो चलो ठीक है मैं समझता हूं यार 4-5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, उन सब पे पूरी एफर्ट्स डालनी पड़ती थी, लेकिन यार ठीक है अब तो आपके पास लिमिटेड सब्जेक्ट है, लिमिटेड सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने का समय है, आप उसको फोड़ सकते हो। तो प्लीज अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। अगर आप आज भी यही सोचो कि यार सर मैं तो बस कंपार्टमेंट आई है इतना करके आ जाऊं कि पास हो जाऊं, तो बदल दो भाई, क्योंकि अगर पास होने के नजरिए से जाओगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे। और यही चीज मेन एग्जाम में भी हुई थी कहीं ना कहीं। कुछ बच्चे सिर्फ इतना सा पढ़ते हैं कि वो पास हो जाए। क्यों पढ़ते हो? पास होने के लिए। मैं तो कहता हूं आप पढ़ाई कर रहे हो तो भाई टॉप करने के लिए पढ़ाई करो ना, अपना जो गोल है, अपना जो एम है उसको ऊपर रखो, ताकि उसके करीब पहुंचने की कोशिश करोगे तो आपका जो भी टारगेट है उससे ऊपर ही जाओगे आप। तो जो भी आपका गोल डिसाइडेड है हमेशा टारगेट से ऊपर का ही रखना है उसको, सो दैट अपने टारगेट को कंप्लीट कर सके आप लोग। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जस्ट पास नहीं होना है, फोड़ना है। दूसरा जो तरीका है जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि देखिए पेपर प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है। पेपर प्रेजेंटेशन, यार देखो सीधी सी बात है, आप लोगों को भी कोई प्रेजेंटेशन में दे दी जाए, आप लोगों को भी बोला जाए कि भाई यहां का खाना टेस्टी और यहां का खाना बकवास है, कहां पे खाओगे? ऑब्वियसली बात है जहां पे टेस्टी खाना मिलेगा तुम भी वहीं जाओगे। होता है ना भाई, तुम्हारे मोहल्ले में 2 रेस्टोरेंट खुलते हैं तो तुम उसी रेस्टोरेंट पे जाओगे जहां का खाना टेस्टी होगा, कि उस रेस्टोरेंट पे जाओगे जहां पे घटिया खाना मिलता है? टेस्टी खाना खाने ही जाता है हर कोई। तो एग्जामिनर भी उस कॉपी की तरफ ज्यादा भागता है जिसमें साफ सफाई से सारा काम लिखा होता है, सुंदर भाषा में सब कुछ चीजें लिखी होती है। आपकी हैंडराइटिंग ठीक होनी चाहिए। देखिए हैंडराइटिंग पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा किसी के, बस मैं इतना कहूंगा कि आप चीजों को प्रॉपर तरीके से लिखिए, डायग्राम बनाइए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है, स्पेसिंग प्रॉपर दीजिए वर्ड्स के बीच में, जिससे कि आपकी जो कॉपी है वो बिल्कुल साफ सुथरी दिखे, जिससे कि एग्जामिनर उसको देख के खुश हो और आपको नंबर काटने से उसको थोड़ी सी झिझक हो। फिर तो ये सोचा यार नंबर कहां से काटू इस बच्चे के, इसने इतनी सारी चीजें बहुत अच्छे से लिख दी, इसने डायग्राम तक बना दिया, इसके नंबर कैसे काट सकता हूं मैं? तो बेटा पेपर प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो बहुत से बच्चे थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, वो जस्ट लिखते जाते हैं लिखते जाते लिखते जाते हैं। बेटा पहली चीज तो रामायण मत लिख के आ जाना वहां पे कि सब पूरा पैराग्राफ भर दिया मैंने, अब तो मुझे पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आप प्लीज आंसर को पॉइंट्स के फॉर्म में लिखिए, सो दैट आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर दे सके। देखिए
ऑब्वियस ये बात है, आप उस तरीके से समझिए कि आप कोई बुक पढ़ते हैं, आप कोई किताब पढ़ते हैं, तो आप भी ऐसी किताब पढ़ना चाहेंगे जिसमें इमेजेस हो, जिसमें चीजों को पॉइंट्स में एक्सप्लेन करके रखा हो। एक पेज पे पूरा बड़ा सा पैराग्राफ होता है, आप भी नहीं पढ़ोगे उस पेज को, ठीक है, तो आप भी उसी पेज को पढ़ना चाहोगे जिस पेज पे डायग्राम बना होगा, जिस पेज पे चीजें पॉइंट्स में लिखी हुई होंगी। तो भाई एग्जामिनर को भी वही कॉपी पढ़नी है जिसमें आंसर जो है पॉइंट्स में लिखा हो, डायग्राम बने हुए हो, चीजें साफ सुथरी मेंशन की हो। तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन जो होता है बेटा, प्लीज उसको चेंज कीजिए, अगर वो खराब है तो उसको इंप्रूव कीजिए, उसको सही कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है बेटा सिलेबस एनालिसिस। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि देखिए कौन सा टॉपिक ऐसा है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए आप ऑलरेडी मेन एग्जाम देके आ चुके हैं, आपके पास उससे पहले भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, आपके पास एक कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए इस बात का कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक से ये डायग्राम वाला क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आया था, यार ये टॉपिक मैंने लास्ट टाइम छोड़ दिया था और इसी से क्वेश्चन आया। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मैं समझता हूं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मेन एग्जाम के टाइम पे कुछ टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं और भाई वही टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो क्या करें भाई, हमने तो टॉपिक स्किप कर दिया था, अब क्वेश्चन अगर उसी टॉपिक से आ गया तो हमें तो नहीं आता, हम छोड़ देते हैं। तो इस बार मौका है, वो टॉपिक स्किप मत करिएगा, उस टॉपिक को कंसीडर कीजिए, उस टॉपिक को पढ़िए, उसका क्वेश्चन दोबारा आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो सिलेबस एनालिसिस बस ये है बेटा कि सिलेबस को हमें आइडेंटिफाई करना है, सिलेबस को हमें समझना है कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो हमने छोड़ दिए लेकिन उससे क्वेश्चन आया था। तो ये एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 1-2 दिन का समय मिल जाएगा, आप आराम से उसका एनालिसिस किए। आपने पेपर दिया था, अपना मेन एग्जाम भी दिया था, उससे भी आपको पता चलेगा कि यार इस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस बन रहे थे और किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे, ये भी आपको पता है कि यार यहां से एमसीक्यू बन जाता है, यहां से 5 नंबर का सवाल बनता है। तो ये सारे एनालिसिस आपके पास होने चाहिए। उसके हिसाब से देखिए मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं बेटा, मेहनत करनी है तो स्मार्ट वाली मेहनत करो, गधे वाली मेहनत नहीं करनी है हम लोगों को, ठीक है। तो आज का जो जमाना है उस हिसाब से गधे वाली मेहनत हम नहीं कर सकते कि पूरा दिन किताबें लेके बैठा रहे। भाई आप कीजिए स्मार्ट वाली मेहनत। स्मार्ट वाली मेहनत मतलब अगर आप पूरे एनालिसिस के साथ स्टडी करोगे तो कम समय में आप ज्यादा चीजों को कवर कर पाएंगे और ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप अपने सिलेबस को प्लीज एनालिसिस भी कीजिएगा कि हम कहां पे लैग कर रहे थे। अपने एक रूटीन सेट कीजिए, क्योंकि देखिए मुझे पता है इस टाइम पे एग्जाम देने के बाद बच्चे फ्री हो जाते हैं। आपका कंपार्टमेंट एग्जाम है लेकिन आपका दोस्त शायद पास हो गया होगा, वो फ्री घूम रहा है, बिल्कुल हमें उसको देख के लगता है यार ये फ्री घूम रहा है, काश मैं भी फ्री घूम लेता। तो यहां पे जस्ट आप थोड़ा सा अपना एक रूटीन सेट कीजिए पढ़ाई का। आप रूटीन ऐसा सेट कीजिए जिसमें आप अपनी सफिशिएंट पढ़ाई भी कर सकें, अपने दोस्त के साथ भी घूम सके, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा आपसे, फिर से यही बोल रहा हूं, मैं कभी नहीं कहूंगा कि पूरा दिन आप किताब लेके बैठा रहो। आप एक टाइम सेट कीजिए कि यार इतने टाइम में मुझे पढ़ना है। वो एनालिसिस वाली बात यही कहता हूं मैं, आप एक टाइम सेट कर लीजिए ना कि मुझे सिर्फ इतने से टाइम में पढ़ना है, जो भी करना है, उसके अलावा ये वाला टाइम है मैं उस दोस्त के साथ घूमने जाऊंगा। ये सब छुट्टियां लगी थी अब हमारी, है ना। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपने रूटीन को सेट कीजिए। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई का भी एक रूटीन सेट कीजिए कि किस पैटर्न में आपको पढ़ाई करनी है। हाँ, पढ़ाई का भी एक पैटर्न होता है। आप ये सेट कीजिए कि सर कैसे हम इसको करना है। जैसे कि देखो मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूं, अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आप सबसे पहले थ्योरी पे पार्ट कर लीजिए। आपने थ्योरी पढ़ ली पूरी, आपको सारे फॉर्मूलाज पता है, आपने उसके फॉर्मूला लिस्ट बनाई होगी, नहीं बनाई है तो बना लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला लिस्ट बेसिकली क्या होता है बेटा, जितने बार आप चीजों को लिखते हो ना उतना ज्यादा आपको वो चीजें याद हो जाती है। तो आप फॉर्मूला लिस्ट में क्या करेंगे, वो जो चैप्टर आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज को लिखिए, वो आपको याद होंगे। वो फॉर्मूला लिस्ट आपके एज अ शॉर्ट नोट्स काम आएंगे जो आप रिवाइज करने के टाइम पे यूज कर सकते हैं। सो आपने थ्योरी पढ़ ली, फॉर्मूला लिस्ट बना लिया, अब उसके बाद बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपने किए हैं, मेन एग्जाम के टाइम पे आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए होंगे, बहुत बढ़िया। कोई रेफरेंस बुक अगर आप यूज करते हैं तो उसके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बेटा। देखिए मैं हमेशा यही कहूंगा, कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी कुछ और नहीं है, वही स्ट्रेटेजी है जो आपके मेन एग्जाम के लिए होती थी, वही पैटर्न है जो आपके मेन एग्जाम के लिए होता था। थ्योरी पढ़ोगे, फॉर्मुलाज लिखोगे, फॉर्मुला लिस्ट बनाओगे, उसके बाद जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतना कीजिए। मेरे सब्जेक्ट में यानी कि फिजिक्स में तो एटलीस्ट ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपका एक रूटीन पूरा सेट कीजिए बेटा। मैं नहीं कहूंगा बार बार कि यार नहीं आप सुबह बैठो पढ़ाई करने के लिए, रात को उठना फिर, है ना, नहीं। आप पढ़ो, आप 4 घंटे पढ़ो, उसके बाद दोस्त के साथ घूमने जाओ, पिक्चर देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ वो 4 घंटे जो पढ़ा है ना वो इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए बेटा।
ऐसा नहीं कि सर 4 घंटे किताब खोल के बैठे हैं और सोचे यार कितना अच्छा लगेगा, आज मैं अपने दोस्त के साथ घूमने जाऊंगा, पिक्चर देखने जाऊंगा। ये नहीं करना है। 4 घंटे अगर तुम पढ़ते हो तो पढ़ो उसमें, फिर उस टाइम पे मत सोचो दोस्त के बारे में, उस टाइम पे ये मत सोचो कि उसके साथ घूमने जाएंगे तो ये करेंगे। अरे जब जाओगे तब कर लेना, उससे पहले सोचो मत, प्लान मत बनाओ उससे पहले। तो जब भी आपको वो मिलता है वो अपना रूटीन सेट कीजिए बेटा, भले वो पढ़ाई के लिए है, भले आपके डेली लाइफ के लिए है, वो बहुत जरूरी है, उस पर बिल्कुल भी उसको लाइटली मत लीजिए, ठीक है। तो ये चीजों पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। एंड एट द एंड बेटा आप अपने टीचर से गाइडेंस लीजिए, हम लोग भी अवेलेबल है, हमसे गाइडेंस लीजिए, आपके कोई सीनियर है उससे गाइडेंस ले लीजिए कि साहब क्या हुआ, मैं देखो यार कंपार्टमेंट एग्जाम आ गई, मैं क्या करूं। अगर आपका कोई हो जिसकी आई हो पहले कभी कंपार्टमेंट एग्जाम, तो उससे पता कर सकते हो, वो आपको चीजें बताने में हेल्प करेगा। आपके स्कूल के टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे। भाई हम लोग हैं, हमसे कोऑर्डिनेट कीजिए, आपके पास मैग्नेट ब्रेन्स की सारी डिटेल्स है, नंबर वगैरह है, मेल आईडीज हैं, आप अपनी जो भी क्वेरीज है हमें भेजिए। जैसे इन बच्चों ने भेजी थी, इनके क्वेश्चंस मेरे पास आए तो मुझे लगा कि ये अक्सर बच्चों के यही सवाल रहते होंगे, तो भाई आपके भी सवाल आएंगे तो मैं उन पे भी समाधान दूंगा, ठीक है। सो जस्ट टेक द गाइडेंस फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव टीचर्स, आपके जो भी टीचर्स हैं आप उनसे गाइडेंस ले लीजिए। आपको लगता है कि आप हमसे गाइडेंस लेना चाहते हो तो आपके पास मैग्नेट ब्रेन्स का नंबर है, मेल आईडी है, आप अपने क्वेरीज को हम तक भेजिए प्लीज, ठीक है। तो बस ये गाइडेंस लेना जरूरी है। तो बेटा जी बस इतनी सी बातें कहूंगा मैं तो, कि आप अपने तरीके को बदलिए, पढ़ने के स्टाइल को बदलिए, पैटर्न को बदलिए। अब इसके अलावा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए 1 से 1.5 महीने का समय है, डिटेल्ड में स्टडी नहीं कर सकते हो, और डिटेल्ड में स्टडी करने के लिए मैं बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि आप वो पहले कर चुके हो। डिटेल्ड स्टडी यानी कि एकदम डिटेल में जाके अच्छा ओहो ये होता है, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़ चुके हो इस टॉपिक के। भाई जिस भी सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है, ऐसा तो नहीं था कि पहली बार पढ़ दें, आप पहले एग्जाम दे चुके हो, उसमें कंपार्टमेंट आई है तो दोबारा एग्जाम दे रहे हो, मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज तो है आपके पास। सब्जेक्ट का नॉलेज अगर आपके पास है बेटा, तो अब बारी है कि उसको रिवाइज करना है, उसको दोबारा से याद करना है। उसके लिए डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेटा वन शॉट वीडियोस देखिए, आप बेटा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखिए। एक ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें कि हम कम समय में पूरे चैप्टर को कवर कर लेते हैं। ये सारे वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएंगे। हमने भी वीडियोस बनाई है, मैंने भी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन्स बनाए हैं, मैंने भी वन शॉट बनाए हुए हैं। सो ये सारे वन शॉट और जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन्स है आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स के हमारे इस चैनल से देख सकते हैं। ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। बट हाँ, इस टाइम में कोई भी डिटेल वाला वीडियो मत देखना, जैसे होता था ना लेक्चर 1 इस पे, लेक्चर 2 इस पे, लेक्चर 3 मत देखो, उन पे भी इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाएं। इसलिए आप वन शॉट वीडियोस देखिए, आप जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होता है उनको देखिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे आपके लिए, ठीक है। तो ये जो समय मिला है हमें 1 से 1.5 महीने का, इस समय में आपको ये सारी चीजें करनी है। इसके अलावा कोई और काम है नहीं। दोस्तों के साथ घूमना है तो शाम को जाओगे, गर्मियों में कहां दिन में घूमोगे तुम लोग, है ना। तो जस्ट आपके पास सफिशिएंट समय होता है बेटा, आपके पास सफिशिएंट समय है कि आप इन पे फोकस कर सकते हैं। कर लोगे, कोई भी दिक्कत आएगी हम लोग अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ऑल टाइम अवेलेबल है बेटा। बस आप अपनी समस्याओं को मेरे तक पहुंचाइए, ठीक है। इसके अलावा आपको एग्जाम पास करना है, ये एक तरीका है, लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा, जस्ट पास नहीं करना है, फोड़ना है हमें। देखो प्रैक्टिकल्स में जो होता है ये तो स्कूल वाले नंबर देते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो थ्योरी वाला एग्जाम होता है ये हमारे लिए जरूरी होता है, 33% चाहिए होते हैं हम लोगों को पास होने के। लेकिन मैं फिर से ये कहूंगा कि इस पॉइंट को तो भूल ही जाइए, इस पॉइंट पे तो बिल्कुल भी कोई चर्चा करेंगे ही नहीं, ये हमारे लिए है ही नहीं। द रीजन इज कि हमें जस्ट पास नहीं करना है, हमें फोड़ना है। हमें पास नहीं करना है, हमें फोड़ना है। तो ये जो पॉइंट्स यहां पे लिखा गया है कि पास होने के लिए इतना चाहिए उतना चाहिए, नहीं चाहिए हमें इतना, हमें इससे ज्यादा चाहिए, हमें इससे ज्यादा चाहिए। तो छोड़ दो इन सब चीजों को, हमें इससे ज्यादा स्कोर करना है, हमें फोड़ना है, जस्ट पास नहीं होना है। अपना माइंडसेट चेंज करिए, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं बेटा जो मैंने आपको आज बातें बताई, देखो ज्यादा समय नहीं लेना था मुझे आप लोगों का, मुझे पता है कि ठीक है ऑलरेडी हम परेशान हैं, उस परेशानी में मैं आके और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूं। तो एक लिमिटेड टाइम के लिए आपका बस समय यूज किया मैंने, तो उम्मीद करता हूं बेटा जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। किसी भी पार्ट पे कोई भी दिक्कत, कैसी भी समस्या हो, प्लीज आप हमसे कोऑर्डिनेट कीजिए या आपके रेस्पेक्टिव टीचर से कोऑर्डिनेट कीजिए। उनको बताइए कि सर मैं इस समस्या में हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि अभी इस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूं, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। और कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है तो भाई हम हैं, हम अवेलेबल हैं, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बस आपकी जो समस्या होगी प्लीज हमें बताइएगा उनको, ठीक है।
तो चलिए बेटा जी, आज की बस इतनी ही बातें रखते हैं। बाकी ऐसे ही और वीडियोस जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी मैं लेते आऊंगा और आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल रहूंगा। बार बार कह रहा हूं ये चीज, ठीक है। मिलते हैं बेटा आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।